हेलो स्टूडेंट्स। जो बच्चे केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें मैंने उन प्रश्नों को लिया है जिस तरीके से बोर्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। 20 दिन के शेड्यूल में मैं पहले दिन का शेड्यूल लेकर आया हूं और मैंने उन प्रश्नों को लिखा है जिस तरीके के बोर्ड में पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए बोर्ड में कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे इनके उत्तर करने होते हैं। तो मैं आपको बोर्ड पे दिखा देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। आप देखिए, सबसे पहले खंड ए जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं किस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि विलियन किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें आपको उत्तर छांट कर लिखना है। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपके बहुविकल्प के रूप में आएंगे, आपके सामने है। इनको नोट कर लीजिए, फिर देखेंगे इनके उत्तर कैसे आपको करने हैं। क्वेश्चन को समझेंगे और फिर इनके उत्तर को बनाएंगे। देखिए और क्वेश्चन देखिए, 100 टाइप के क्वेश्चन जो 2 या 3 अंक के पूछे जाते हैं, इसको भी आप देखिए। 2-3 अंक के कैसे क्वेश्चन आते हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। जैसे विलय, विलायक और विलय में अंतर, या मोलरता और मोललता में अंतर, प्रासरण क्या है, राउल्ट का नियम लिखिए, मोलंस किसे कहते हैं। ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वही क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और आने की संभावना है। आप पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर खंड सी को देखिए, ये भी 3 नंबर का पूछा जाता है। कोलिगेटिव गुण क्या है, यानी कि अनुसंख्यक गुण। उदाहरण देकर वाष्प दाब में कमी को समझाइए, कवतनांक में वृद्धि क्या है, हिमांक अवनमन क्या है, प्रासरण दाब का महत्व लिखिए। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए। लॉन्ग क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से आता है तो ये पूछा जाता है अनुसंख्यक गुण का वर्णन कीजिए और राउल्ट के नियम को समझाइए, प्रासरण दाब को परिभाषित कीजिए तथा उसका महत्व लिखिए। तो ये वे क्वेश्चन है जो बोर्ड में आते रहते हैं और अगर क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के बीच से आएगा। अब आप एक बार इसकी थ्योरी समझिए, फिर देखिए क्वेश्चन कैसे भी आए आप तुरंत बना सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं विलियन को, तो विलियन की परिभाषा देखिए। अगर आपसे पूछा जाए विलियन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। देखिए परिभाषा से समझते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। देखो यहां शब्द आया समांगी मिश्रण, जिसमें एक पदार्थ दूसरे में समान रूप से घुला हो विलियन कहलाता है। यह तो हुई परिभाषा, लेकिन क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है समझकर लिखने पर। आइए मैं समझाता हूं विलियन किसे कहते हैं। एक शब्द आया है समांगी मिश्रण। देखो आपको पता है पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की अवस्था होती है 3। कौन कौन सी, ठोस, द्रव और गैस। 3 रूप में पदार्थ पाया जाता है। अब ये समांगी मिश्रण से मतलब क्या हुआ, अगर आप नमक को पानी में मिलाते हैं तो एक ही अवस्था आएगी। देखो नमक कैसी अवस्था में रहता है, ठोस। पानी कैसी अवस्था में होता है, द्रव में। जब नमक को पानी में मिलाया जाता है जो विलयन बनता है वो विलयन रहता है द्रव अवस्था में। तो ऐसी अवस्था समांगी मिश्रण कहलाता है जिसमें एक ही प्रवस्था रहे। अब यहां विलयन में बस यही ध्यान देने की बात है कि अवस्था एक ही होनी चाहिए। जब विलयन बनता है या तो ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, तीनों में से एक अवस्था, 2 अवस्था ना दिखाई दे तो ऐसे ही मिश्रण क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। अगर 2 प्रवस्था दिखाई देती, कैसे, अगर पानी में आप मिट्टी डालते तो देखो मिट्टी अलग दिखाई देती आपको और पानी अलग दिखाई देता, तो 2 प्रवस्थाएं दिखाई देती, ठोस भी और द्रव भी, तब वो मिश्रण कहलाता। लेकिन विलयन क्या है, समांगी मिश्रण, ठीक है ना। और इसमें देखो चीनी को पानी में मिलाया तो जो विलयन बना, शरबत बना, ये विलयन कहलाया। क्यों, चीनी होती है ठोस, पानी होता है द्रव, जब इसमें घुल जाता है एक ही अवस्था आती है विलयन की अवस्था, यानी कि द्रव अवस्था, तो ये विलयन कहलाता है। तो अब आपको विलयन की पूरी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप ये भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन यहां से लिख के, और ये उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं विलयन के प्रकार कितने तरह के। पहले ये देखते हैं विलयक और विलय किसे कहते हैं। देखो आपको अभी पता चला है कि विलयन 2 घटकों से मिलके बनता है। कौन कौन से, विलय और विलायक।
अब आपको ये पता हो विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं। विलय और विलायक का, विलय कौन होता है, सोलवेंट, जिसमें दूसरा पदार्थ घुलता है। और विलय कौन सा होता है, जो घुलता है। अगर ये हुआ पानी और पानी में आपने मिलाया नमक, तो नमक हुआ घुलने वाली चीज, तो इसे कहेंगे विलय। और किसमें घोल रहे हैं आप, पानी में, तो ये हुआ विलायक। और जो बनेगा ये कहलाएगा विलयन। दोनों के मिश्रण से जो प्राप्त होता है विलयन। क्यों, क्योंकि एक ही परावस्था आएगी बस। तो विलय और विलायक के अगर आप समझ गए हैं तो नेक्स्ट देख लेते हैं विलयन के प्रकार। देखो विलयन के प्रकार, वैसे तो विलयन 9 तरीके के होते हैं। अब समझिए कैसे। देखो मैंने बताया ठोस, सबसे पहले ठोस लीजिए। ठोस में आप ठोस मिला सकते हैं, द्रव मिला सकते हैं, गैस मिला सकते हैं। तो 3 तो ये हुए, 3 विलयन तो ये बने। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। इसी तरीके से अब लीजिए द्रव, द्रव में भी ये तीनों घोलिए, ठोस, द्रव और गैस, 3 ये हो जाएंगे। ठोस द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का गैस में। और इसी तरीके से आपके लीजिए गैस अवस्था, इसमें ठोस, द्रव, गैस। अगर हम बात करें ठोस में ठोस की, तो ये होती है मिश्र धातु, जैसे पीतल। पीतल जो होती है Zn+Cu का मिश्रण होती है। तो पीतल क्या हुआ, एक तरीके से ठोस का ठोस में विलयन कहलाता है। अगर हम बात करें ठोस में द्रव का, तो नमक और पानी का जो मिश्रण प्राप्त होता है वो कहलाता है ठोस का द्रव में मिश्रण। और अगर हम बात करें द्रव का द्रव में, अल्कोहल को अगर आप पानी में घोल दोगे, ये अल्कोहल, ये पानी, और जो प्राप्त होता है वो कहलाता है द्रव का द्रव में विलयन। इस तरीके से विलयन की अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। अवस्था के आधार पर, या तो अवस्था आ जाएगी ठोस, या अवस्था आ जाएगी द्रव, या अवस्था आ जाएगी गैस। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखिए मोलत्व की डेफिनेशन बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो स्टूडेंट को जरा सी भी घबराने की जरूरत नहीं है। मोलत्व को समझते हैं अच्छे से, क्योंकि ये मोलत्व से आंकिक प्रश्न भी आते हैं। सबसे पहले हम मोलत्व समझिए। मोलत्व किसे कहते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोल की संख्या मोलरता कहलाती है। देखिए मोलरता जो होती है, अब ये समझिए, आपने विलयन लिया 1 लीटर, इसमें जो विलय घुला हुआ है, चाहे वो नमक हो चाहे चीनी हो, वो कितनी मात्रा में घुला हुआ है, ये मात्रा। तो मात्रा आपको पता हो और उसके अनुभार से भाग कर देते हैं तो मोल निकल के आ जाते हैं। अब मोल आपको निकालना होना चाहिए, यहां आया है मोल, क्योंकि आपको पूरा विलयन मोल पे डिपेंड करता है। जब तक आप मोल को नहीं समझ सकते आपको डेफिनेशन में दिक्कत आएगी। आइए मैं मोल समझा देता हूं। मोल कैसे निकालते हैं, मोल हमेशा निकालने हैं जो चीज घुल रही है, यानी कि विलय की। हम बात करेंगे यहाँ विलय की। अगर आपने इसमें चीनी घोली, पानी में क्या डाली, चीनी, घुलने वाली चीज हुई चीनी। चीनी की आपको मात्रा अगर आपने ली है 342 ग्राम, 1 लीटर पानी में 342 ग्राम चीनी ले ली, और चीनी का अनुभार, चीनी का अनुभार जब निकालता है वो भी 342 होता है। तो 342 से 342 को काटेंगे तो कितना आ जाएंगे, 1। ये होता है मोल। तो मोल का जो फार्मूला बनता है N बराबर W/M, यानी कि मात्रा को जब उसके अनुभार से भाग करेंगे तो मोल आ जाएंगे। तो 1 लीटर विलयन में जो घुलने वाले हैं उसके कितने मोल है, यही तो मोलरता है। अब आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, फिर समझो। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, देखो ये 1 लीटर विलयन है, इसमें जो घुलने वाली चीज है उसके कितने मोल है, यही मोलरता है। तो यही सूत्र बनेगा, मोलरता बराबर विलय के मोल, यानी कि घुलने वाले के मोल, बटे किस में निकालने हैं, विलयन का आयतन ले रहे हैं 1 यानी कि लीटर में, आयतन काय में रखना है, लीटर में। तो मोलरता का सूत्र बन सकता है M बराबर N/V, और ये लीटर में। या अभी मैंने बताया N का सूत्र क्या होता है, W/M, तो M बराबर W/M गुना V। ये इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल निकालेंगे। और यहां से मुख्य बिंदु को आपको याद रखना है,
मोलरता तापमान पर निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, तापमान से मोलरता बदल जाती है। और दूसरा फैक्ट, संख्यात्मक प्रश्नों में अधिक प्रयोग यहीं से होते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा प्रश्न अंक यहीं से आते हैं, इसी सूत्र से आते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देख लेते हैं मोलरता। बात करेंगे मोलरता की, इसमें भी क्या पता हो, विलय के मोलों की संख्या। बस जो डेफिनेशन आपने मोलरता की है वही मोलरता की है। अंतर ये है कि इसमें विलायक में निकालने होते हैं, विलायक क्या लेते हैं, विलायक। और वहां काय में देखी थी आपने, विलियन में। देखो अब यहां देखो, 1 किलोग्राम विलायक, यहां विलायक शब्द आया, और मोलरता अगर क्या था, वहां विलियन था। तो दोनों में बस यही अंतर है, देखने क्या होते हैं, विलय के मोल। और मोल मैंने अभी आपको समझा दिया, मोल का सूत्र क्या होता है, N बराबर W/M। और काहे में निकाल रहे हैं ये, किलोग्राम में। द्रव्यमान काहे में लेना है, यानी कि गुना बड़ा W किलोग्राम में। ये हुआ इसका फार्मूला। तो इस फार्मूले से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। तो ये है। और हाँ, इकाई भी पूछ ली जाती है बहु विकल्प में, मोल प्रति किलोग्राम, उसका मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति किलोग्राम। तो ये होता है इसका मात्रक या इकाई। और एक फैक्ट इंपोर्टेंट, ये भी सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे कि मोलरता तापमान पर निर्भर नहीं करती, जबकि मोलरता करती है। तो इससे, इसके सूत्र से भी बहुत ज्यादा अंकित प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे डेफिनेशन आ जाए चाहे न्यूमेरिकल आ जाए, सूत्र ये लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देख लेते हैं मोलरता और मोलरता में अगर अंतर आए। देखो अंतरा, जो मोलरता होती है और इसे निकाल, इसमें भी मोल निकालने होते हैं और इसमें भी मोल निकालने होते हैं। अंतर क्या है, अगर मोल निकाल रहे हैं आप विलियन में, किसमें, विलियन में, तो फिर ये कहलाएगी मोलरता। अगर मोल देख रहे हैं घुलने वाली चीज के, काय में, विलायक में, यानी कि पानी के में, जैसे पानी ले रखा है आपने, तो पानी में अगर देख रहे हैं तो यू कहलाएगी मोलरता। यही है बस, दोनों का सूत्र में बस अंतर क्या होता है, इसमें तो आता है विलियन का आयतन, ये रहेगा विलियन, विलियन का आयतन, यहां रहेगा विलायक का द्रव्यमान, बस ये अंतर होता है। और दूसरा अंतर, 1 लीटर विलियन में विलय के मोल परिभाषा, और 1 किलोग्राम विलायक में, ये है बस अंतर। और ये कहां पे, तापमान पर निर्भर करती है मोलरता, और ये तापमान पर निर्भर नहीं करती। ये अंतर आप लिख सकते हैं। और चौथा अंतर भी लिख सकते हैं मात्रक से, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम। ये तो ये आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए मोल अंश किसे कहते हैं, न्यूमेरिकल में भी इंपॉर्टेंट है और थ्योरी में भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल में कैसे बनाएंगे ये भी समझते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, केमिस्ट्री बिल्कुल शुरुआत से शुरू की है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, सारे ही जो क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर से ही बनेंगे। अब समझिए, परिभाषा देख लेते हैं। एक घटक के मोलों की संख्या का कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहते हैं। देखो डेफिनेशन पढ़ना और उसको समझना अलग बात होती है। अब मैं आपको डेफिनेशन अगर समझाऊं फिर दोबारा इसे पढ़ूं तो आपकी समझ में सारी बात आएगी। अब देखिए कैसे, आपके पास दो घटक है, एक है आपके पास पानी, ये विलायक है, और दूसरा अगर आपने ले ली इसमें चीनी, तो आपको जो विलियन बना, विलियन जो बना, तो उसमें दो घटक है विलियन के अंदर, पानी और चीनी। तो आपसे किसी के भी अगर मोल प्रभाज निकलवाए, देखो आपसे पानी के भी मोल प्रभाज पूछ सकता है या चीनी के भी, इसलिए डेफिनेशन में क्या कहा है, एक घटक के मोल जिसके भी आपको मोल निकालने हैं, अगर चीनी के मोल प्रभाज निकालने हैं तो चीनी के ही मोलों की संख्या को ऊपर रख दीजिए। मोल तो मैंने भी बताया, जितनी मात्रा चीनी की ली उसके अनुभार से भाग कर दो तो मोल आते हैं। तो देखो घटक एक के मोल, ये घटक एक मानो चीनी, तो चीनी के मोल तो रखो ऊपर, लेकिन ये नीचे ध्यान देना है, कुल मोलों की संख्या रखनी नीचे, यानी कि पानी के जितने मोल और चीनी के जितने मोल दोनों को जोड़ के टोटल नीचे रखना है, विलियन के कुल मोल। देखो अगर 2 मोल है पानी के, 1 मोल है चीनी का, तो टोटल कितने मोल हुए,
3, तो नीचे आएगा 3। और किसके निकाल रहे हैं आप? चीनी के, तो आ जाएगा 1। तो यही तो बताया है डेफिनेशन में। तो देखो, एक घटक के मोल, ये रहे बिल्कुल चीनी के मोल की संख्या का कुल मोलों की संख्या, कुल मोल दोनों के जोड़ के कुल मोल, ये रहा नीचे, के अनुपात को, अनुपात मतलब भाग, को मोल अंश कहते हैं। जब मोल अंश के न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां भी यही देखना है आपको, किसके मोल निकालने हैं। इसके बाद अगर आपको घटक 2 के मोल निकालने होते, यानी कि किसके? पानी के अगर मोल प्रभाज पूछता, तो आपको क्या काम करना था? जिसके मोल प्रभाज पूछे उसके ऊपर कितने थे इसके मोल प्रभाज? 2, ये ऊपर, और नीचे हमेशा टोटल 3। तो फिर ऐसे निकलते, घटक 2 के मोल अंश बटे नीचे विलयन के कुल मोल अंश, तो वही मोल प्रभाज हो जाता। 2 ही घटक के आपके ऊपर लेसन है, 2 में से जिसके भी घटक निकलवाए उसके ही मोल ऊपर और बटे नीचे टोटल। याद रखना, नीचे हमेशा टोटल आएंगे। बस ये होता है मोल प्रभाज। बस शर्त क्या है? आपको मोलों की संख्या निकालनी आनी चाहिए। और मोल कैसे निकालते हैं? जितनी मात्रा में कोई तत्व आपने लिया उसी के अनुभार से उसे भाग कर दो तो मोल निकल के आते हैं। अनुभार भी निकालना मैं आपको सिखाऊंगा। मात्रा तो दी रहेगी, अनुभार निकाल लो और भाग कर लो, मोल आते हैं। ठीक है, देखो अब देख लेते हैं। हाँ, ये भी बात इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु, ये जरूर समझते हुए चले, मोल अंश का मान हमेशा 0 और 1 के बीच ही होता है। जो मोल अंश का मान आएगा वो 0 और 1 के बीच ही आएगा, और घटक 1 प्लस घटक 2 बराबर 1 रहता है। यानी कि दोनों घटकों के अगर जोड़ दिया जाए तो उनका मान 1 आता है। तो x1 प्लस x2 के मान कितना आता है? 1। यानी कि अगर आपने 1 के मोल प्रभाज निकाल लिए, दूसरे को 1 में से घटा के निकाल लो। अगर इसके मोल प्रभाज आए हैं 0.05, तो दूसरे के अपने आप आ जाएंगे, 1 में से घटा दो। यही तो बात कह रहा है ये, यही तो बात कह रहा है। 1 आएगा तो दूसरों को उसमें से घटा दो, तो दूसरे के अपने आप निकल के आ जाएंगे। ये काम आपको न्यूमेरिकल पे भी करने हैं। जब न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, कोलिगेटिव गुण, यानी कि इसे कहता है अनुसंख्यक गुण। अनुसंख्यक गुण, यहां से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान दे, अनुसंख्यक गुण को ध्यान से समझे। यहां से न्यूमेरिकल भी और संख्यात्मक प्रश्न और आंकिक प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं। चलिए पहले देख लेते हैं। गुण जो किसी विलयन में उपस्थित विलय के कण, यहां ध्यान दो, विलय के कण की संख्या पर निर्भर करते हैं। विलय के कण की, उसे ही विलय की प्रकृति पर नहीं कि घुलने वाली चीज ठोस है, द्रव है या गैस, इस पे निर्भर नहीं करते। किस पे निर्भर करते हैं? अणुओं की संख्या पर, कितने अणु उसमें घुले हैं। तो यही कहलाता है कोलिगेटिव गुण। अगर आपने इसमें विलयन में चीनी घोली है तो इसके कितने अणु हैं, चीनी के कितने अणु हैं, वही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ना कि ये ठोस है या द्रव है या गैस है, इस पे निर्भर नहीं करता, प्रकृति पे निर्भर नहीं करते। काय पे गिरे कहते हैं? विलय के कणों पर, यानी कि जो चीज आपने घोली है उसके कणों पर निर्भर करती है। और अगर इन्हें कोलिगेटिव गुण कहते हैं, अर्थात यदि विलय बदल भी जाए, घुलने वाली चीज बदल, जैसे ठोस थी और ये इसमें घुल के विलयन में द्रव अवस्था में आ गई, तो बदल भी जाए लेकिन कणों की संख्या समान रहे, कण उतने ही रहे, तो कोलिगेटिव गुण का मान समान रहता है। ये ध्यान रखना। देखो, ठोस चीज आपने मिलाई, बना द्रव, लेकिन प्रकृति तो बदली। अगर उनके अणुओं की संख्या ना बदले, 100 मानो 100 अणु थे और घुलने के बाद भी 100 ही रहे, तो तब उसका कोलिगेटिव गुण का मान भी समान ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगर देखते हैं कोलिगेटिव गुण के प्रकार, 4 तरह के अनुसंख्यक गुण आते हैं और आपके कोर्स में चारों तरह के हैं। नंबर 1, वाष्प दाब में कमी। नंबर 2, कवथनांक में वृद्धि। नंबर 3, हिमांक में कमी, हिमांक में कमी। और नंबर 4, प्रसारण दाब। ये चारों के चारों अनुसंख्यक गुण है, बहुविकल्प में भी पूछ लिए जाते हैं, निम्न में से कौन सा अनुसंख्यक गुण है, इन चारों में से मिलेगा या नहीं है। इन चारों में देख लो कौन सा नहीं दिया हुआ है ना। तो ये देखो 4 होते हैं, वाष्प दाब में कमी, कवथनांक में वृद्धि। अब समझो जरा, अगर कवथनांक में वृद्धि की बात करें, विलय मिलाने पर विलयन का कवथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाए। अब आप ये देखो, पानी है इसके अंदर, इसको समझो, कवथनांक में वृद्धि,
पानी इसके अंदर है, तो पानी का अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, लेकिन जब इसमें आपने कोई विलय पदार्थ मिलाया, विलय पदार्थ मिलाने से अब इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस ना होकर थोड़ा बढ़ गया, तो क्वथनांक में वृद्धि हो गई, अनुसंख्यक गुण पे डिपेंड किया, यानी कि अणुओं की संख्या में वृद्धि हुई, तो इसलिए इसे क्या कहा गया, क्वथनांक में वृद्धि। वाष्प दाब घट जाता है तो क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो क्वथनांक में अगर कमी होती है तो वो होता है हिमांक में कमी, ये वृद्धि है तो ये कमी है। प्रासरण दाब पे अब आगे इन चारों को बारी बारी से समझते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अनुसंख्यक गुण पे। क्वथनांक में वृद्धि किसे कहते हैं ये समझिए, परिभाषा देख लेते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय, ये ध्यान दो, मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में बढ़ जाता है। तो हमेशा विलयन का क्वथनांक बढ़ेगा तो क्वथनांक में वृद्धि कहलाती है, तो इस वृद्धि को क्वथनांक में वृद्धि कहते हैं। अब देखिए जैसे ये पानी है, पानी अभी मैंने बताया था 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना था, लेकिन आपने इसमें चीनी या नमक कुछ भी मिला दिया, अब ये 100 पे ना उबल कर थोड़ा और टेम्परेचर पे उबलेगा, यानी कि T1 कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना हो गया, जो भी वृद्धि हुई 100.05 डिग्री सेल्सियस पे उबला, तो देखो 0.05 की तो वृद्धि हो गई, यही कहलाई क्वथनांक में वृद्धि। तो डेल्टा टी का मान हमेशा क्या आएगा, T2 माइनस T1, यानी कि विलयन का क्वथनांक हमेशा ज्यादा हो जाएगा विलायक का, हिमांक इसका उल्टा हो जाएगा, हिमांक उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन क्वथनांक में वृद्धि क्या होती है, जितनी वृद्धि हुई, यानी कि विलयन का क्वथनांक बढ़ता है, विलायक का घटता है, विलायक का कम रहता है, लेकिन हिमांक में विलायक का बढ़ जाता है, विलयन का कम होता है, ये इसकी जस्ट अपोजिट होती है। हाँ ये सूत्र समझिए, तो ये होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना एम, एम का मतलब हुआ यहाँ मोलल क्वथनांक वृद्धि स्थिरांक, वो विलयन का मोललता, ध्यान रखना मोललता शब्द आया, इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनते हैं। देखिए अब डेल्टा टीबी बराबर क्या हुआ केबी, केबी को हम कहते हैं मोलल क्वथनांक वृद्धि स्थिरांक, और गुना मोललता का सूत्र लगाइए W/M गुना बड़ा W, और ये किलोग्राम में है तो ग्राम में बदलेंगे तो ऊपर 1000, तो ये सूत्र बन जाता है। इस सूत्र पे आते हैं बहुत सारे न्यूमेरिकल। तो यह एक कोलिगेटिव गुण है, ये तो आपको पता अनुसंख्यक गुण है। यह केवल विलय कणों की संख्या पर निर्भर करता है, विलय के कणों पर तो निर्भर करेगा क्योंकि कोलिगेटिव प्रकृति है, और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रहेगी विलय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हिमांक में अवनमन, ये जस्ट उसका अपोजिट। देखो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय यानी कि कोई ठोस चीज मिलाई जाती है तो प्राप्त विलयन हिमांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में बढ़ जाता है, इस कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं, यानी कि इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा T1 माइनस T2, विलयन का क्वथनांक कम हो जाता है विलयन का डालने से, और विलायक का ज्यादा रहता है, तो ये उसका जस्ट क्वथनांक का उल्टा कमी आ जाती है। इसका सूत्र भी यही होता है, यहाँ बस KF आ जाएगा, F का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और M का मतलब मोललता, और मोललता का सूत्र अभी मैंने लिखाया था, इसके ऊपर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब ये देखिए मोलल हिमांक अवनमन सिद्धांत, ये तो ये हो गया। महत्वपूर्ण बिंदु समझिए, कोलिगेटिव गुण ये भी हुआ, दूसरा कणों की संख्या पर निर्भर करता है, और तीसरा प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। नेक्स्ट इसके बाद देख लेते हैं प्रासरण दाब। प्रासरण दाब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए प्रासरण दाब को समझते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। अधपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाले प्रासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे प्रासरण दाब कहते हैं। अब सबसे पहले आपको प्रासरण तो समझना होगा, प्रासरण किसे कहते हैं। देखिए प्रासरण समझिए, ये लिया आपने इसके अंदर कोई विलयन ए और इसके बीच में लगा दी अधपारगम्य झिल्ली, ये कोई अधपारगम्य झिल्ली इसके बीच में लगा दी, यहां तो है विलयन, इधर विलयन, और यहां है विलायक यानी कि पानी, ये समझ लो ये लिया आपने पानी विलायक, और ये लिया आपने विलयन यानी कि शरबत। तो होता क्या है, जब अधपारगम्य झिल्ली लगी रहती है तो आप ध्यान से समझना,
पानी के कण इस अधपारगम्य झिल्ली से होकर विलयन में आने लगते हैं। पानी के कण कहाँ आ जाएंगे? अधपारगम्य झिल्ली में को होकर विलयन में आने लगते हैं और इस क्रिया को कहते हैं प्रासरण। अब समझिए, प्रासरण के लिए अधपारगम्य झिल्ली होना बहुत जरूरी है। या हम ये भी कह सकते हैं, एक सांद्र विलयन होता है, एक तनु विलयन। सांद्र और तनु विलयन भी समझिए। तनु का मतलब होता है हल्का और सांद्र का विलयन होता है गाढ़ा। तो अगर एक तरफ गाढ़ा विलयन लिया, एक तरफ तनु विलयन लिया, तो तनु विलयन से गाढ़े की तरफ विलायक के कण चलते हैं, लेकिन अधपारगम्य झिल्ली लघु हो तो इसी क्रिया को हम प्रासरण कहते हैं। और जब दोनों के वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं प्रासरण दाब। यानी कि प्रासरण दाब कब होता है? जब दोनों के वाष्प दाब बराबर हो जाए तो वही प्रासरण दाब होता है। देखो, प्रासरण को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे ही प्रासरण दाब कहते हैं। और इसका सूत्र होता है पाई बराबर सी आर टी, या पी भी लिख सकते हैं, पी बराबर सी आर टी। पाई का होता है प्रासरण दाब, सी होता है विलयन की मोलारता, और यहाँ आर है गैस नियतांक। कभी कभी गैस नियतांक का न्यूमेरिकल में मान नहीं दिया रहता, आपको पता होना चाहिए। आर बराबर होता है 0.0821, यह होता है 0.821। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आप लिख सकते हैं आर बराबर 0.0821, ये मान होता है आर का। अगर न्यूमेरिकल में नहीं दिया तो अपने पास से रख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब राउल्ट का नियम भी समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब, जो विलायक का वाष्प दाब होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब और विलायक के मोल अंश के गुणनफल के बराबर होता है। अब देखो, अगर किसी विलायक में आप अवाष्पशील पदार्थ होते हैं तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, और ये कमी किसके बराबर होती है? विलय के मोल प्रभाज के बराबर होती है। तो इसका सूत्र बनता है P माइनस पी एस अपॉन पी ओ, ये और लिख लो, बराबर N अपॉन N प्लस N। अब समझिए, ये जो वाष्प दाब में अवनमन हुआ, PO का मतलब हो गया विलायक, और S का ये तो होगा वाष्प दाब विलायक का, और ये वाष्प दाब हुआ विलयन का। यानी कि जब किसी विलयन में कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो इसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और ये कमी किसके बराबर होती है? जो पदार्थ आपने घोला उसके मोल प्रभाज के बराबर होती है। यही डेफिनेशन में है, और इसी सूत्र से हम न्यूमेरिकल बनाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब बस ये राउल्ट के नियम ही था। तो ये थे वे क्वेश्चन जो कि विलयन से बोर्ड में लगातार पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।